जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे चैप्टर 3। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक जानना होगा। हमारे पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक कहलाती है रॉ डेटा, कि जिस इंफॉर्मेशन में सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो, मतलब सिर्फ एक्स हो, जैसे 2, 4, 8, 9, कोई भी रैंडम नंबर्स हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे? रैंडम नंबर्स। ओके, कोई भी रैंडम नंबर्स हो, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो x की वैल्यू हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जैसे रैंडमली कोई भी नंबर हो गए, x बराबर 2, 4, 8, 9, कोई भी रैंडम नंबर हो, तो वो रॉ डेटा कहलाता है। इनके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन आती है जिसे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। इंफॉर्मेशन का दूसरा टाइप जो डिस्क्रीट डाटा की जब ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, जैसे x 2, 4, 8, 9 और उसकी फ्रीक्वेंसी 3, 8, 10, 6, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कहते हैं दी गई हो, तो कहते हैं जिसे, तो ऐसा डेटा डिस्क्रीट डेटा कहलाता है। और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डाटा, जहां इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड हो। ओके, इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड हो, क्लास वहां दी गई हो, जैसे अलग अलग क्लास, जैसे 10 to 20, ओके, 20 to 30, 30 to 40, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी, जैसे 3, 6, 8, कोई भी जो भी हो, तो ऐसा डाटा कंटिन्यूअस डाटा कहलाता है। हम लोगों ने जो अब तक चैप्टर देखे, जैसे चैप्टर 1, उसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी हमने समझी थी। चैप्टर 2 में रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डाटा, मतलब रॉ डाटा और डिस्क्रीट डाटा की प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं, वो हमने समझा था। अब जो चैप्टर 3 हमें समझना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड यूज़ होती है कॉन्टिन्यूअस डाटा की प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए। अगले पेज पर चलते हैं। जब इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, मतलब क्लास में दी गई हो, तो उस क्लास के बीच की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ होती है। कि जैसे आपको कहा जाए 30 से 40, आपको कहा जाए 30 से 40 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज़ होती है। इनमें कैसे इस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो वो ध्यान से समझेंगे। एक एक स्टेप आता है इसमें, कि जैसे हमें कहा जाए कि 30 से 40 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो ये दोनों जो नंबर कहलाते हैं 30 और 40, ये नॉर्मल वेरिएबल कहलाते हैं। अगर इनकी प्रॉपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ये नॉर्मल वेरिएबल जिसका कन्वर्ट होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या स्टैंडर्ड वेरिएबल में, तो नॉर्मल वेरिएबल तो x कहलाता है, मतलब 30 और 40 ये x की वैल्यू हैं, वो नॉर्मल वेरिएबल कहलाते हैं। सबसे पहले इन वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएबल में। स्टैंडर्ड वेरिएबल जिसे हम क्या कहते हैं? z कहते हैं। ओके, और x को z में कन्वर्ट करना हो ना, तो उसकी एक फॉर्मूला होती है। और दूसरा, अगर कहो तो ये नॉर्मल वेरिएबल से स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना, और इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी प्रोबेबिलिटी ढूंढना हो, तो उसके लिए हमारे चैप्टर में 2 हेल्पर कहलाते हैं। वो 2 हेल्पर हैं हमारे मीन, पहला है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दोनों हेल्पर हैं कि जिनकी मदद से नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इवन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी ये दोनों हेल्प करेंगे। मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसे इस तरह का सिंबल, ये यू जैसा होता है, लिखा जाता है। यू जैसा सिंबल होता है जिसे कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? MU, म्यू। ओके, ये म्यू मीन का सिंबल, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सिंबल ये। ओके, उसका सिंबल ऐसा आता है कि 6 जैसा।
कोई सिंबल हम लोग लिखते हैं जिस सिंबल को सिग्मा कहते हैं और इसका नाम है सिग्मा। ओके, तो सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो ये दोनों हेल्प करेंगे। कौन कौन? म्यू यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये सिग्मा का साइन जिसका होता है। तो वो स्टैंडर्ड वेरिएबल की फॉर्मूला आती है, ये फॉर्मूला है हमारा z बराबर x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से नॉर्मल वेरिएबल का स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इस z पर से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। और वो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारे पास चैप्टर का दूसरा एक हेल्पर है। आपकी बुक के एंड में दिया हुआ है जेड स्कोर टेबल, इसे कहते हैं जेड स्कोर टेबल। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ी बनाकर भी दिखाई है, पर ये बहुत छोटी है। आपकी बुक में पूरी टेबल पीछे सबसे दी हुई है। ओके, तो इसके लिए हमारे चैप्टर का दूसरा वन हेल्पर वो है आपकी बुक के एंड में जेड स्कोर टेबल। ओके, अब प्रोबेबिलिटी किसके थ्रू मिलती है? जेड स्कोर टेबल के थ्रू। ये जेड स्कोर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक का आखिरी पेज देखो, एक टेबल बनी है, वहाँ जेड स्कोर टेबल कहते हैं। उस टेबल पर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। अब टेबल का यूज़ हम समझें, कैसे टेबल का यूज़ करना है, तो अगले पेज पर चलते हैं। देखो, ये मैंने टेबल रफली बनाई है छोटी सी, यूज़ कैसे करना है वो समझेंगे। इस टेबल में यहाँ पर ये z की वैल्यू है, ठीक है। इस तरफ 0.0, 0.1, 0.2 इस तरह से बहुत सारी वैल्यू आपको मिलेंगी। और यहाँ पर 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 सो ऑन, आगे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए वैल्यूज़ हैं और ऊपर की तरफ z की वैल्यूज़ ऐसे करते हुए, और इन सब की पूरी वैल्यू आपको दी गई है। इस टेबल का हमें यूज़ करना है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब x का कन्वर्ट z में हो जाता है तो z की जो वैल्यू मिले वो z की वैल्यू से प्रोबेबिलिटी टेबल की मदद से फाइंड करते हैं। जैसे z की वैल्यू मिली 1.5, जैसे हमें वैल्यू मिली 1.5। ओके, तो 1.5 आपकी टेबल में जो ये लाइन है इस तरफ, ये देखो 0.0, 0.1, इसमें कहीं होगा 1.5। इसका जो पहला आंसर है वही हमारा आंसर है 0.4332। ओके, 1.5 तो आपकी टेबल में दिया हुआ है 0.5 के सामने, 1.5 के सामने जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ कहीं 1.5 होगा, वही हमारा आंसर है, उसके जस्ट सामने वाला नंबर। अब अगर z की वैल्यू मिलती है 2.75 तो इसमें चेक करेंगे पॉइंट के बाद पहला डिजिट। देखो, जैसे 2.75 है तो यहाँ पे ये देखना है पॉइंट के बाद पहला डिजिट, तो 2.7। तो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये खड़ी लाइन जो है, इसमें पहले हमें 2.7 देखना है। यहाँ कहीं आपको 2.7 नज़र आएगा। पॉइंट के बाद पहला नंबर लेना है पहले, वो इस तरह से लाइन में देखना है हमें। तो यहाँ मिलेगा 2.7। ओके, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट यानी कि 5, वो ऊपर लाइन में चेक करते हैं, यहाँ इस लाइन में, ठीक है। यहाँ कहीं होगा 0.05 और उन दोनों को हम इस तरह से यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे 2.7 और यहाँ पे 0.05। तो यहाँ जो टच करेगा वो हमारा आंसर होगा, यानी कि आप टेबल में देखना 0.4970 यही आंसर है। हमेशा z की वैल्यू पॉइंट के बाद 2 डिजिट में ही आती है, ठीक है जी, 2 ही डिजिट में आती है। अगर सम करते वक्त पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट होगी तो उसे हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे राउंड फिगर करके 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। आपको टेबल याद करनी है, वो आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। टेबल याद नहीं करनी है, इस टेबल के हिसाब से ही
हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और जब x को z में कन्वर्ट करते हैं तो x की एक नहीं दो वैल्यू होती है। दो वैल्यू को हम z में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 30 से 40 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो 30 और 40 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो x की वैल्यू वो भी z में कन्वर्ट होगी, यानी कि 30 की वैल्यू, ओके। 30 x की वैल्यू है, वो भी z में कन्वर्ट होगी फॉर्मूला के हिसाब से, और 40 भी x है, ठीक है। तो उसको भी z में कन्वर्ट करना है इसी फॉर्मूला के हिसाब से। कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। तो z की दो वैल्यू मिलेगी, वो दोनों वैल्यू का आंसर इस z स्कोर टेबल से हमें मिलेगा, और उन दोनों वैल्यू का प्लस या माइनस करना है। तो इसके लिए हम एक बार ही अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। 30 से 40 की बात कर रहे हैं हम अभी। प्लस या माइनस करना है। अब प्लस या कब माइनस करना है तो वो सम के हिसाब से, और उसके साथ सम में एक ग्राफ बनाना पड़ता है, एक बेल शेप ग्राफ। उस ग्राफ के हिसाब से हमें पता चलता है आपका जो ग्राफ होता है, इसे नॉर्मल कर्व कहते हैं। देखो ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ओके, बेल शेप, ठीक है जी। ऐसा ग्राफ बनता है, इसे नॉर्मल कर्व कहते हैं। ये बेल शेप ग्राफ बनता है जिस ग्राफ के बिल्कुल बीच में ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, इस साइड प्लस वाले नंबर। ये जो ग्राफ होता है वो कभी भी लाइन से टच नहीं होता। देखो ये लाइन है ना, ये इस लाइन से कभी भी ये टच नहीं होता है, ठीक है। नीचे की ओर ऊपर की अलग लाइन अलग होती है, यहाँ एंड नहीं है, ओके। ये चलता ही जाएगा, यहाँ एंड नहीं है। इनफाइनाइट तक कर्व चलता रहता है, जीरो से इस साइड माइनस के नंबर। जैसे नंबर लाइन बनाते हैं, राइट साइड में प्लस के नंबर और लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर होते हैं। अब z की अगर दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली 1.5 और दूसरी वैल्यू मिली 2.75, तो 1.5 कहाँ पे आएगा? देखो इस तरह से, 1 2, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें फिर वैल्यू नहीं आएगी ना, मैं जो समझाना चाहती हूँ। ओके, ऐसे यहाँ बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो आएगा, ओके। यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस और यहाँ पे इनफाइनाइट, ये प्लस का है इस तरफ, ठीक है। तो 1.5 देखो यहाँ पे 1.5 कहाँ पे आएगा? 1 और 2 के बीच में, ये 1.5 है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में वो अंदाजे से बनाते हैं, सम के हिसाब से, कोई मेजर नहीं करना है। और 2.75 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कहीं 2.75, ये 1.5 और ये 2.75, क्योंकि दो वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं अभी, सिर्फ रफली ये ग्राफ बनाकर देख रहे हैं, तो मेजर नहीं करना है। 2.75 2 और 3 के बीच में हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एरिया जो हमें ढूंढना है, देखो इन दोनों के बीच का एरिया, तो यहाँ से भी लाइन बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। इन दोनों के बीच यानी कि 1.5 और 2.75 के बीच का एरिया हमें ढूंढना है, ठीक है। जिसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ऐसे थोड़ा कलर कर देते हैं, पता चले ना कि ये एरिया हमें फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो डार्क करने से वो समझ में आ जाएगा, ओके। समझो 30 को हमने कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 1.5, 40 को कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 2.75 सपोज। तो ग्राफ बनाते हैं, उसमें ये 1.5 और 2.75 इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ इन दोनों की z की वैल्यू जो z की टेबल पर से मिलेगी, उनका प्लस माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? हमें सिर्फ बीच के हिस्से की, इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
तो पीछे जो भी आंसर दिया होता है जेड स्कोर टेबल में, वो जेड स्कोर का आंसर हमेशा 0 से शुरुआत होकर होता है। पहले मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँ ताकि जगह मिले तो काम हो, है ना। ओके, पेन ले लेते हैं। हाँ, और ये इन्फिनिटी, ये माइनस। ओके, हाँ, तो अगर हमें इतनी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो 0 से, ये 0 से 2.75 तक का आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, 0 से 2.75 तक का आंसर ढूंढ लेंगे, पूरा आंसर, और उसमें से स्टार्टिंग का यानी कि 0 से 1.5 का, 0 से 1.5 का यहाँ तक का आंसर माइनस कर देंगे। एंड तक लेकर उसमें से 0 से 1.5 तक का, 0 से 1.5 तक का आंसर माइनस कर देंगे। पूरे में से आगे की खाली जगह, इस पूरे में से यानी कि 2.75 में से माइनस कर देंगे 1.5 का आंसर। बाकी का हिस्सा जो मिला वही हमारा आंसर। तो इस तरह से ये फाइंड किया जाएगा। कभी भी हम ओरली, अभी हम ओरली समझ रहे हैं, बाकी हम सम करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और हर सम में कैसे होता है, अगर पर्टिकुलर स्टेप कहूँ तो हर सम में आपको x की वैल्यू होती है। वो x की वैल्यू मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, उस x की वैल्यू को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं z की वैल्यू में। तो z की वैल्यू मिल जाए तो उसके हिसाब से कर्व बनाते हैं, और कर्व मिल जाए तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू टेबल वैल्यू ढूंढकर उनका प्लस या माइनस करते हैं। तो अब हम सम करते हुए शुरुआत करेंगे सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 1, तो हम अगले पेज पर चलेंगे। सेक्शन ई का क्वेश्चन 1। ओके, तो इसमें लिखा है एन अमाउंट ऑफ परचेस ऑफ अ कस्टमर इन अ मॉल ऑफ अ सिटी फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 800, इन स्टैंडर्ड डेविएशन 200। देखो, ये दोनों हेल्पर तो क्वेश्चन में होते ही हैं, पहले से मीन है 800। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ओके, तो पहला इसमें जो हमें दिया है, यहाँ पर मीन दिया है इन्होंने, मीन। पहले हम लिखते हैं मीन 800 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 200 और x है खरीदी की रकम। ये हमारा मीन है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, 800 स्टैंडर्ड डेविएशन, 200 इफ़ अ कस्टमर इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग इवेंट। अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम इज बिटवीन 850 to 1200। ओके, एंड अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम बिटवीन 600 to 750। हमें ये प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कितने कस्टमर हैं जो 850 से, जो 850 से 1200 के बीच में खरीदी करते हैं। सॉरी, खरीदी करते हैं, ये 10 है। ओके, मॉल में जाकर ₹850 से 1200 के बीच की परचेज करते हैं, उन कस्टमर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये क्वेश्चन है। अब स्टेप वाइज सम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मीन, और देखो ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो पहले लिख देते हैं कि मीन 800 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 200 फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी 850 से 1200, तो उसे सिंबल में ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी 850
smaller than and equal 1200। ओके, इनके बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ x, इसे x लिखा जाता है क्योंकि ये दोनों नॉर्मल वेरिएबल हैं, है ना। 850 और 1200 नॉर्मल वेरिएबल हैं। सबसे पहला स्टेप सब में करते हैं, इस नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या है, z बराबर x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, इस फार्मूला के हिसाब से इसको पहले z में कन्वर्ट किया जाएगा। पहला स्टेप x को z में कन्वर्ट करो, तो ऐसे करेंगे। देखो यहाँ थोड़ा बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे। तो देखो पहले क्या लेना है, x क्या है 850 माइनस मीन क्या है 800 अपॉन स्टैंडर्ड वेरिएबल हमारा क्या है 200। ओके, फिर इसी तरह से और यहाँ पर x और फिर 1200 माइनस 800 अपॉन 200। ओके जी, अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट की हैं। कैसे की हैं, z बराबर 850 x है और इधर 1200 x है, ठीक है ना। 850 भी x है और 1200 भी x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, मीन क्या है 800, है ना। मीन हमारा कितना है 800 और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन को नीचे लिखते हैं। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 850 में से 800 गया तो 50, यहाँ पे p लिखेंगे अपॉन 200 और फिर p, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, क्या लिखेंगे अब इसको हम देखो, जब हमने यहाँ पे x लिखा था ना, अब हम उसको लिखेंगे z। ओके, तो इनका प्लस माइनस यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि p आ जाएगी 0.25। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, पेंसिल। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0.25। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे z, जो यहाँ पे x था वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे z। अब यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ये नॉर्मल वेरिएबल था, अब वो स्टैंडर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो अब z क्या लिखा जाएगा, z, x की जगह z लिखा जाएगा। ओके, लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 1200 माइनस 800 अपॉन 200, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। ओके जी, ये हमारा आंसर हुआ। 0.25 से 2 में आ गया ना, x को z में कन्वर्ट किया, अब z में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद दूसरा स्टेप करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं। नॉर्मल कर्व बनाना है, तो इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। ओके, नॉर्मल कर्व बनाना है, देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि क्लियरली समझ में आए। थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं कोई बात नहीं, आपको समझना ही है ना। इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस, ये बीच में 0। ओके, तो ये हमारा कर्व z में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद दूसरा स्टेप करते हैं, कर्व बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो कर्व कैसे बनाना है, ये बीच में 0, ठीक है, और 0 हमारा क्या आंसर था, हमारा आंसर था z1 था 0.25 और z2 था 2.0। ओके, ठीक है, तो एक आएगा हमारा
यहाँ पे 0.25, या पहले बड़ा ले लेते हैं पूरा, यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो 0.25 कहीं यहाँ आएगा हमारा, है ना। और ये मेजर नहीं करना स्केल से, अंदाजे से ही बनाना है, वो सही ही होता है। और Z2 हमारा क्या है, ये है हमारा यहाँ पर, ये है 1 और ये है हमारा 2। ओके, तो Z1 0.25 और Z2 हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो 0.25 प्लस साइड आएगा, यहाँ स्केल की ज़रूरत नहीं है, अंदाज से ही मेजर करना है। और 2 ये भी प्लस में है तो प्लस साइड आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और 0.25 से थोड़ा दूर, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है वो 0.25 से 2 के बीच में ढूंढनी है। ओके, यानी कि इस एरिया की हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है 0.25 से 2 के बीच की। ओके जी, ढूंढनी है, जो ढूंढना है उसमें शेड कर दिया। तो इतना हिस्सा हमें ढूंढने के लिए जो Z स्कोर टेबल है उसमें से 0.25 और 2 की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन मेन ये है कि उन दोनों वैल्यू का प्लस करना है या माइनस करना है, वो ग्राफ पर से डिसाइड होगा। अब कैसे डिसाइड होता है समझते हैं। कोई भी वैल्यू की शुरुआत 0 से ही होती है। अब जो हमें बीच का हिस्सा ढूंढना है, ये हिस्सा ढूंढना है, तो हमेशा आखिरी तक चले जाना है कि पहले 0 से 2 तक की वैल्यू ढूंढ लेंगे, 0 से 2 तक की वैल्यू, उसमें से ये आगे की यानी कि ये 0.25 की वैल्यू माइनस कर देंगे। ये पूरा हिस्सा अगर मिल जाए, यानी कि ये पूरा हिस्सा 2 तक का मिल जाए, उसमें से आगे का 0 से 0.25 का हिस्सा माइनस कर दे, तो बाकी का ये हिस्सा, ये जो हिस्सा चाहिए हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है। क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल, क्योंकि वैल्यू तो वहीं से आएगी ना, तो ये ज़रूर लिखना है। ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है टेबल का यूज़ करके। फिर वैल्यू लिख रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। देखो 0.25 और यहाँ पे Z2। ओके, और उसमें सीधा प्लस माइनस कर दो। हमें ग्राफ के हिसाब से पता चल गया क्या ढूंढना है। तो पहले 0 से 2 तक की वैल्यू है ना, 0 से 2 तक की वैल्यू ढूंढनी है। आपका जो ग्राफ है आपका जो टेबल है ना, उसमें वैल्यू है 2.0। हमें पहले 0 से 2 की, किसकी, 0 से 2 की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब समझो खाली 2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू ढूंढनी है। तो 2 की वैल्यू पीछे 2.0, जैसे टेबल है ना हमारी, उसमें 2.0 के बाद और नंबर नहीं है, जैसे 2.1 एट्सेट्रा, तो 2.0 है ना, 2.0 की पहली वैल्यू आप टेबल में चेक करो। वो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, यहीं लिख देती हूँ, नहीं ऐसे नहीं, बराबर 0.4772 है। किसकी वैल्यू है? 2 की। 0 से 2 की वैल्यू है 0.4772। ओके, बिल्कुल वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप टेबल से देख सकते हो। 2 की वैल्यू है 0.4772। ये 2 की वैल्यू मिल गई, और इसमें से आगे जो खाली है यानी कि 0.25 की वैल्यू माइनस करनी है। तो आपको पीछे वैल्यू ढूंढनी है 0.25 की। तो 0.25 की वैल्यू है, कैसे ढूंढेंगे एक बारी टेबल में बता दूं? नहीं ये नहीं है, एक बारी टेबल हाँ, कैसे ढूंढनी है? देखो हमें क्या ढूंढनी है, 0.25 की, है ना। तो पहले 0.2 यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा, इसकी इधर से देखेंगे, फिर देखेंगे
5 यानी कि 0.05 यहाँ होगा। तो इस तरह से जो यहाँ जाते हुए यहाँ वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। तो 0.25 की वैल्यू मिलेगी वहाँ पर 0.0987। ओके, तो अब हम इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 0.3785। ओके, तो जो हमारी ये वैल्यू आई है 2 तक की वैल्यू 0.4772, 0.25 की वैल्यू 0.0987, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आया 0.3785। ये मिल गई प्रोबेबिलिटी। आखिर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस तरह से प्रोबेबिलिटी 850 x 1200। ठीक है, 850 से 1200 के बीच की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी। वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.3785। ये है आंसर। मतलब जो कस्टमर 850 से 1200 के बीच में परचेज कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर कभी पूछा जाए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, कहे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो जो आंसर मिला है उसे मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं यदि कहा जाए। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई 100 कर दो, क्या आ जाएगा 37.85। क्या आ जाएगा, यदि कहा जाए तो करना है ना, परसेंटेज। इसका मतलब ये बात होती है कि जितने लोग परचेज कर रहे हैं 850 से 1200 से के बीच, 37% ऐसे लोग हैं जो इतने रुपए के बीच परचेज करते हैं। सिंपल स्टेप थे, पहले x को z में कन्वर्ट किया, है ना। 5वें पेज पे चलते हैं। पहले क्या किया हमने, जो x था उसको हमने z में कन्वर्ट किया इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, क्या आया 0.25 और 2। फिर हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाकर पहले हमने 2 की वैल्यू ढूंढी टेबल से, जो हमें मिली क्या 0.4772। फिर हमने ढूंढी 0.25 की वैल्यू जो आई 0.0987 और दोनों को कर दिया माइनस, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो करना वही है, फर्स्ट में ही सेकंड भी है। अमाउंट ऑफ परचेज मेड बाय हिम बिटवीन 600 से 750। सेम फर्स्ट की तरह ही करना है। 600 से 750 के बीच में परचेज करना हो तो वो भी समझ लेते हैं। 600 से 750 के बीच में फाइंड करना है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वही है। अब लिखना है, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 600 x 750। ओके, 600 से 750 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो इनकी प्रोबेबिलिटी सम वैसे ही करना है तो इसे z में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, p 600 माइनस 800 अपॉन 200, है ना, x और 750 माइनस 800 अपॉन 200। यही फार्मूला होता है ना हमारा। क्या फार्मूला होता है हमारा, z बराबर z बराबर x माइनस ये x है, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये यू जैसा होता है। अच्छा, तो अब कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आएगा p 800 माइनस 600 अपॉन 200, इसका माइनस आएगा -1।
अब यहाँ पर लिखेंगे z क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है, और 750 माइनस 800 अपॉन 200, इसका आंसर आएगा -0.25। ओके, तो ये वैल्यू मिली। अब ये माइनस में पहली वैल्यू देखो, प्लस में ये मिली थी, तो अकॉर्डिंग पहली वैल्यू हमें प्लस में मिली थी, अब ये मिली है माइनस में। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो नॉर्मल कर्व बनाएं। अब -1 और -1 और -0.25 है, तो इनमें से 0.25 पहले आएगा और उसके बाद -1 और 0.25 से -1 के बीच का हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो उसे शेड करेंगे। देखो, इसके लिए हम अगले पेज पर जाएंगे। ऐसे हम, ये हमारा कर्व हो गया, ये हो गई लाइन, ये बीच में यहाँ पे 0, यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस, ओके, और यहाँ पर इन्फिनिटी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो माइनस की साइड है, माइनस की साइड है तो इस तरफ नंबर जाएगा, तो पहले 0 से लेके -1 तक। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम एक लाइन डाल देंगे। उसके बाद बोला है 0.5 आया था ना, 25 सॉरी, तो यहाँ तक मान लो कि हमारा ये 0.25 है ना, तो हमें इतना एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये शेडेड जो है हमारा, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो शेड कर दिया, इसके बीच का आंसर फाइंड करना है, ये वाला। इसमें माइनस साइड है तो माइनस साइड लिखेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो इन दोनों का आंसर टेबल से मिलेगा, जेड स्कोर टेबल से। माइनस में हो या प्लस में हो, पीछे का आंसर सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। +1 हो या -1 हो, 1.0 का ही आंसर आएगा। ग्राफ में साइड प्लस हो या माइनस होती है, टेबल की वैल्यू सेम ही रहेगी। जैसे ये माइनस में वैल्यू आई है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पीछे आंसर है टेबल में वही हमें लेना है। तो अब बीच का ये पोर्शन ये फाइंड करना है, तो कैसे ढूंढेंगे? हमेशा 0 से शुरू करते हैं। ओके, 0 से 1 तक का आंसर, 0 से 1 तक का आंसर, पहले 1 का आंसर ढूंढ लेंगे, उसमें से आगे का ये आंसर माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल, 0 से 0.25 का आंसर हम माइनस कर देंगे। पूरे में से ये हमें 0.25 तक का आंसर, खाली पार्ट माइनस कर दें तो बाकी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ज़रूर लिखना है, अकॉर्डिंग टू जेड स्कोर टेबल। अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? -1 जेड -0.25, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ग्राफ के हिसाब से पहले डिसाइड किया, पहले 0 से -1 तक का आंसर मिला, मतलब एक का आंसर 1.0 की वैल्यू क्या मिली हमें? 0. आप टेबल में देख लेना 3413, और 0.25 की वैल्यू मिली हमें 0.0987। ओके, ये वैल्यूज़ मिली हमें। माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 0.2426। ओके, 2426 ये वैल्यू मिलेगी। मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी किसकी? 600 से 750 की, इसकी 600 से 750 की, वो प्रोबेबिलिटी आई 0.2426। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कहा हो तो 24% कितना हो जाएगा? 24.26 हो जाएंगे। मतलब 24% ऐसे लोग हैं जो 600 से 750 के बीच में परचेज करते हैं। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में हम अगले सम करेंगे।
मतलब पहला और उसका दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और 2 किया। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।